नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जदयू ने 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने से इनकार। मोदी सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र रेलवे के आधुनिकीकरण पर हर साल 2,56,000 करोड़ का कर रहा है निवेश। नक्सल मुक्त भारत अभियान को लगातार मिल रही सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख इनामी सहित 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इनामी नक्सली भूपति समेत 60 नक्सलियों ने डाले हथियार। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति। फैसले का दिल्ली की सीएम समेत मंत्रियों ने किया स्वागत। लोगों में खुशी की लहर। और सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। पाकिस्तानी सेना ने कंधार को बनाया निशाना। 12 लोगों की मौत। तालिबान का भी पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराने का दावा। और अब खबरें विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री माहेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए कल्याणपुर से टिकट दिया है। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। लखीसराय सीट से वे अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। भाजपा के लिए ये सीट लंबे समय से एक मजबूत गढ़ रही है। उनके नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नामांकन के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है और आगे भी जनता के हित के लिए वे काम करते रहेंगे। आज हमने नामांकन किया है और ये क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया। जो बन सका हमने किया। क्षेत्र को लज्जित नहीं होने दिया। आगे भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी और इस क्षेत्र को पूरे बिहार के नक्शे पर अव्वल दर्जे में लाने का हमारा प्रयास रहेगा। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार में बीजेपी की एक बार फिर शानदार जीत की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में बहार है और लगातार विकास कार्यों से ये पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार सरोवर है और यहाँ पर
नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की जो सरकार है फिर इस बार आएगी और पूरा क्षेत्र, पूरा बिहार आशीर्वाद देगा और अधिकतम सीटों के साथ में हमारी सरकार बनेगी। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई विजय जी को। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। बिहार चुनाव में कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को राघोपुर का उम्मीदवार घोषित कर अपना नामांकन भर दिया है। ये तेजस्वी यादव का राघोपुर से तीसरा नामांकन है, जहां वे 2015 और 2020 में जीत दर्ज कर चुके हैं। नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद थी। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया कि राघोपुर की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करेगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि वे 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है, और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। चुनाव न लड़ने के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़कर पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जितवाने के लिए वे काम करेंगे। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के बाद त्योहारी मौसम में आम लोगों को नए नए उत्पाद खरीदने में बेहद आसानी हो रही है। उपभोक्ता सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। The GST revision, we can feel the difference when we do the purchase. There are lots of margin difference in different products which we use in household daily activities. So there is probably like the monthly budget that we are planning in a family basis. There is a much more difference between the usual price and after the GST revision. There is a difference that we can feel in our monthly budget. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम में CSIR NIIST के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान द्वारा अनुसंधान और नवाचार में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। जितेंद्र सिंह ने बताया कि NIIST द्वारा विकसित बायोमेडिकल वेस्ट उपचार तकनीक पूरे देश में सफलतापूर्वक उपयोग हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR संस्थानों के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। CSIR has 37 labs or institutes spread across the country, and each one of them specializes in one or the other domain. And over the last few years, we have sought to showcase what is there being created in each of the institutes so that it reaches widely and more closely to the stakeholders for those who it is meant. CSIR budget has increased many-fold, and at the same time, as I said, we have opened up to the private sector. The National Research Foundation is one of the creations of this government. The R&D Innovation Fund, particularly dedicated to promote and to facilitate the involvement of the private sector.
नई दिल्ली के प्रसार भारती कार्यालय में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म डिजी हार्ट के बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डिजी हार्ट ने वेव्स प्लेटफॉर्म के दर्शकों के लिए एक खास छूट की व्यवस्था शुरू की है। समझौता ज्ञापन के मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और डिजी हार्ट के COO राहुल विज मौजूद रहे। प्रसार भारती की जो OTT ऐप है वेव्स और डिजी हार्ट के बीच आज ये एक करार हमने किया। स्वरूप ये रहेगा कि जो हमारी वेव्स OTT ऐप के ऊपर लोग आएंगे तो डिजी हार्ट के माध्यम से जो भी कुछ खरीदी करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे, उनको डिजी हार्ट की तरफ से एक विशेष ऑफ़र 18 तारीख तक रहेगा डिस्काउंट का, और जिसमें लगभग 120 रुपये तक के डिस्काउंट्स लोगों को इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पर मिल सकते हैं। और उसके बाद आने वाले 2-3 महीने तक ये ऑफ़र और खुला रहेगा कि जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस वहाँ डिजी हार्ट ऐप पर वेव्स के कस्टमर्स के द्वारा किया जाएगा, उसमें उनको प्रति ट्रांजैक्शन 100 रुपये तक की उसकी वहाँ पर छूट मिलेगी। मैं इसका बड़ा सिंपल सा एक आपको डेमो बता देता हूँ। आप अगर अपना कैमरा यहाँ फोकस करेंगे तो ये हमारी वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप खोलेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक शॉपिंग का एक ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ क्लिक करिए, आप डिजी हार्ट पर जाइए और डिजी हार्ट पर फिर जो भी वहाँ पर डील्स उपलब्ध हैं उन डील्स में छूट का लाभ वेव्स के कस्टमर्स के लिए विशेष रूप से डिजी हार्ट की टीम की तरफ से। वेव्स पर जाएं, हमारा कंटेंट देखें, टीवी देखें, रेडियो सुनें, मूवीज़ देखें, शोज़ देखें, गेम्स खेलें, मैगजीन्स पढ़ें और शॉपिंग करें। सभी के लिए एक स्थान वेव्स OTT। और इस मौके पर डिजी हार्ट के COO राहुल विज ने कहा कि दर्शक वेव्स पर अपने लोकप्रिय शो के साथ साथ डिजी हार्ट की विशेष छूट सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब डिजी हार्ट उपलब्ध है प्रसार भारती की ऐप वेव्स पे भी। सो आप अपना फेवरेट शो देखते देखते साथ में उस प्रोडक्ट्स को ऑर्डर भी कर सकते हैं और वहीं पे रिसीव कर सकते हैं। कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफर है, हर वेव्स के कस्टमर के लिए एक 120 रुपये तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, जिससे वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से, अपने फेवरेट दुकानदार से खाने का, शॉपिंग का सामान, लोकल आर्टिफैक्ट्स कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन पटाखों को सशर्त अनुमति दे दी है। CJI BR गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। नीरी और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित कर ये सुनिश्चित करें कि ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे ना बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। कोर्ट ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वे 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपे। CJI BR गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखों को और गैर कानूनी तरीके से दिल्ली NCR में बेचा जा रहा था, जिससे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर हर्ष जताया है। CM रेखा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को बखूबी समझती है। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्योहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे,
दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमेन आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को भी और मजबूत किया जाएगा। अपनी भारत यात्रा के दौरान गेराल्डो अल्कमेन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं बैठक के दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंधों की समीक्षा की जाएगी। जीएसटी रिफॉर्म से रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा फायदा हो रहा है। अब लोगों के लिए घर खरीदना थोड़ा सस्ता हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला डेवलपर और घर खरीदार दोनों के लिए फायदेमंद है। बीपीटीपी के सीईओ माणिक मलिक ने कहा है कि सरकार के इस कदम के बाद रियल एस्टेट में खरीदारों और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। I don't think that there is any doubt that GST rationalization is a very welcome move for both real estate as well as hospitality sector. It's a very strong signal, not only in terms of viability as well as liquidity availability in the market, but as well as the fact that there's a policy shift and there's an intent of making a policy shift as and when there is a requirement. It reinforces buyers and investors' sentiments, particularly at the time of festive optimism. So as an industry, we see this as a structural enabler that supports execution as well as reaffirms government's commitment to growth-led sector like real estate as well as hospitality. केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का केरल के एर्नाकुलम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रेला ओडिंगा एर्नाकुलम जिले में स्थित एक नेत्र आयुर्वेद अस्पताल में आयुर्वेद उपचार ले रहे थे। यहां उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आई थी। वे 6 दिन पहले अपने परिवार के साथ इलाज के लिए यहां आए थे। बुधवार सुबह अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें देव माता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेला ओडिंगा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे उन्हें करीब से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे भारत केन्या संबंधों को मजबूत करने और हमारा सहयोग वर्षों तक जारी रहा। भारत हमारी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका विशेष लगाव था। उनके प्रयासों में ये परिलक्षित होता था। वे विशेष रूप से आयुर्वेद और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रशंसक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य पर इनके सकारात्मक प्रभाव को देखा था। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और केन्या के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धार्मिक धारावाहिक महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर उनके परिवार के साथ साथ दोस्त, रिश्तेदार और प्रशंसकों ने दुख जताया है। राजनीति, फिल्म एवं मनोरंजन जगत से जुड़े कई लोगों ने अभिनेता पंकज धीर के निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। पंकज धीर का आज शाम मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
ये हम नहीं बल्कि खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा। IMF ने अपने नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इस साल भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो US, जर्मनी, चीन और रूस से कहीं अधिक है। 2025 के लिए IMF के विकास अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 2%, जर्मनी में 0.2%, फ्रांस में 0.7%, स्पेन में 2.9%, UK में 1.3%, चीन में 4.8%, जापान में 1.1%, रूस में 0.6%, ब्राजील में 2.4%, सऊदी अरब में 4% और नाइजीरिया में 3.9% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देशों से तेजी से वृद्धि कर रहा है, वो भी उस दौर में जब वैश्विक चुनौतियों का अंबार सामने खड़ा है। वहीं इन आंकड़ों में वैश्विक विकास दर 3.3% से गिरकर 2025 में 3.2% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2026 में ये 3.1% ही रह जाएगी। पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच एक बार फिर झड़पें हुई हैं, जिसके कारण खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में सीमा पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान के तालिबान प्रवक्ता मावलवी जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि बुधवार की सुबह पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्टक इलाके में हमला किया है। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है। अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में उन जगहों को निशाना बनाया जहां से अफगानिस्तान के लिए खतरा पैदा होता है। इसके साथ ही 7 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी बात कही है। काबुल का दावा है कि वो अपनी हवाई सीमा और संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब दे रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। रामजस फाउंडेशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल लीग में दिल्ली NCR के 103 स्कूलों के करीब 1000 से अधिक छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। स्कूल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रतियोगिता स्कूली स्तर पर खेलों में बढ़ रही भागीदारी को दर्शाती है, जो 2047 के विकसित भारत के सपनों को बल देगी। रामजस बास्केटबॉल हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के सफल आयोजन पर रामजस स्कूल की प्रधानाचार्य ऋचा शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश छात्रों में फिटनेस और उनके बीच खेल की भावना को बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन था कि हमारा फिट इंडिया होना चाहिए और हमारे बच्चे जो है वो आगे जाकर के ओलंपिक्स तक पहुंचे। उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, कैच देम यंग। जब आप बच्चों को नीचे से शुरुआत करेंगे तब वो आगे जाकर के वो जो है वो तैयार हो जाएंगे ओलंपिक्स पे। हमारा ये संकल्प है कि खाली पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई और खेल दोनों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, रेजिलियंस, टीम वर्क, कंपैशन, पार्टिसिपेशन, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं और यही हम यहाँ इस प्रांगण में दिखा रहे हैं इस खेल के जरिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम प्रैक्टिस पे हर रोज़ आते तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम कैसे प्रैक्टिस करें और हम और क्या कर सकते हैं। हमें थर्ड पोजीशन मिली है तो अगली बार हम फर्स्ट के लिए कोशिश करेंगे और हम अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और ऑल दैट स्टफ।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स में हम आए, अपने फिटनेस के लिए करें, बिकॉज़ अगर हम पढ़ते ही रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो रह जाएंगी उसके बारे में भी स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है एंड हार्ड वर्किंग सिखाता है, जिसकी वजह से हम अपने पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।